जैन साहित्य समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे कि लौकिक साहित्य क्या है। जैन साहित्य के बाद लौकिक साहित्य। देखिए, लौकिक साहित्य जो है जिसमें सेकुलर लिटरेचर आते हैं उन्हें लौकिक साहित्य कहा जाता है। और लौकिक साहित्य के अंतर लौकिक साहित्य लौकिक साहित्य लौकिक जो साहित्य है इसमें हम लोग कई चीजों का अध्ययन करते हैं। पहला, ऐतिहासिक साहित्य। लौकिक साहित्य में किसका अध्ययन किया जाता है? ऐतिहासिक साहित्य का। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक साहित्य हिस्टोरिकल जो है लिटरेचर का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों का अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों का भी अध्ययन लौकिक साहित्य में किया जाता है। ये अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ क्या होते हैं, ठीक है, उसको आगे हम लोग देखेंगे। तो ऐतिहासिक साहित्यों का अध्ययन किया जाता है। फिर अर्ध ऐतिहासिक हाफ हिस्टोरिकल जो टेक्स्ट हैं, उस जो लिटरेचर हैं, उसका अध्ययन लौकिक साहित्य के अंतर्गत किया जाता है। इसके साथ साथ जीवनियों का भी, ठीक है, जीवनियों का भी अध्ययन जो है, बायोग्राफी जो लिखी जाती है उसका भी अध्ययन लौकिक साहित्य के अंतर्गत किया जाता है। और इसके अलावा यात्रा वृत्तांत। अब क्या है ये जो ट्रैवल अकाउंट जो प्राचीन काल में विदेशों से यात्रा करके यात्री यहाँ आए, जो ट्रैवलर्स आए और उन्होंने जो अकाउंट लिखा, जो रचनाएं लिखी, उसे ट्रैवल्स अकाउंट कहा जाता है। तो यात्रा वृत्तांत भी लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है। और यात्रा वृत्तांत के साथ साथ गल्प साहित्य भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक साहित्य, अर्ध ऐतिहासिक साहित्य, जीवनियों, यात्रा वृत्तांत और गल्प साहित्य का अध्ययन हम लोग करते हैं। अब आगे देखेंगे ये जो ऐतिहासिक साहित्य है, ठीक है। अब इसमें महत्वपूर्ण है आपका अर्थशास्त्र। इसमें क्या है महत्वपूर्ण? अर्थशास्त्र। एग्जाम में कई बार यूजीसी के भी हर जगह एग्जाम में अर्थशास्त्र बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र, नाम तो इसका अर्थशास्त्र है, नाम इसका क्या है? अर्थशास्त्र है, लेकिन ये किसकी पुस्तक है? पॉलिटिक्स की। किसकी है? राजनीति की पुस्तक है, राजनीतिक शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन राजनीति से संबंधित यह पुस्तक है। भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। ये क्या है? भारत का पहला फर्स्ट पॉलिटिकल टेक्स्ट है। भारत का यह फर्स्ट पॉलिटिकल टेक्स्ट माना जाता है। इट वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल टेक्स्ट ऑफ इंडिया। पहला राजनीतिक ग्रंथ ये जो है अर्थशास्त्र को माना जाता है। और इसमें कितने श्लोक हैं? ये क्वेश्चन बना है, स्टेटमेंट में बना है। आप लोगों को याद होगा, जो लोगों को मैंने पेपर सॉल्व कराया था तो उसमें बना हुआ था, ये सब चीजें थी। 6000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 6000
इसके अंदर श्लोक हैं और यह 12 पार्ट 12 खंडों में विभाजित है। सॉरी, ये 15 खंडों में, कितने खंडों में? 15 खंडों में, 15 पार्ट में डिवाइड है। और इस 15 खंड में दूसरा और तीसरा जो खंड है वो क्या है? वो सर्वाधिक प्राचीन है। दूसरा और तीसरा जो पार्ट है वो सर्वाधिक प्राचीन है, मोस्ट ओल्ड है, सर्वाधिक प्राचीन है। ठीक है। और इसके साथ साथ ऐतिहासिक रचनाओं में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये क्या है? हिस्टोरिकल टेक्स्ट है। ये क्या है? हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, ऐतिहासिक रचनाएं में शामिल है और बहुत उल्लेखनीय टेक्स्ट है, रचना है, ये टेक्स्ट है, ग्रंथ है। अब आगे तो अर्थशास्त्र जो है, ये सारे चीजें एग्जाम में आई हैं कथन कारण में। क्वेश्चन आप देखे होंगे, जो लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे हमारे साथ उनको याद आ रहा होगा। अब इसका अंग्रेजी अनुवाद 1915 में हो रहा है। इसका अंग्रेजी अनुवाद कब हो रहा है? ये आ जाता है अर्थशास्त्र का अंग्रेजी अनुवाद 1915। अब 12 लिख देगा वहां तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि 1915 में इसका अंग्रेजी अनुवाद आर शाम शास्त्री द्वारा किया गया। आर शाम शास्त्री किसके द्वारा किया गया? आर शाम शास्त्री द्वारा। अब डायरेक्ट भी पूछा है, मिलाने को दे देता है। और अर्थशास्त्र का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? आर शाम शास्त्री के द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। अब अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? ये सबको मालूम है, कौटिल्य ने की है। कौटिल्य को और किस नामों से जाना जाता है? विष्णुगुप्त के नाम से। और कौटिल्य को 3 नामों से जाना जाता है। वो चंद्रगुप्त के, वो कौटिल्य के नाम से, विष्णु के नाम से और चाणक्य के नाम से, चाणक्य के नाम से जाना जाता है। अब चंद्रगुप्त का, वो कौटिल्य का नाम का जो उल्लेख है, समझ रहे हैं आप? अब इसमें जो है ये क्या है कि ये जो अर्थशास्त्र है ये हमें मौर्यकालीन कला के बारे में और शासन के बारे में, खासतौर चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था, चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था जो है के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इतना ही नहीं, नगद वेतन अधिकारियों को नगद वेतन का सुझाव भी अर्थशास्त्र में दिया गया है। तो ये एक बड़ी बात है, एक नया पॉइंट है जो आपके को मालूम होना चाहिए। एग्जाम में कुछ नया अगर ऐड करेंगे तो ये बन सकता है कि अर्थशास्त्र में नगद वेतन के सुझाव देने का उल्लेख है। इसी में सर्वप्रथम नगद वेतन देने का उल्लेख किया गया, या किस ग्रंथ में नगद वेतन देने का उल्लेख अधिकारियों को सर्वप्रथम किया गया? तो अर्थशास्त्र में किया गया है। अब नगद के बाद जो है खास बात यह है, कौटिल्य के कई नाम हैं। कौटिल्य हैं, विष्णुगुप्त हैं, चाणक्य। ये किस पुस्तक में इसका उल्लेख है? तो अभिधान चिंतामणि, अभिधान चिंतामणि में इसका उल्लेख। कौटिल्य के कई नामों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो अभिधान चिंतामणि में है। ये फैक्ट से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। और इतना ही नहीं, ये अर्थशास्त्र से रिलेटेड हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मूसिक वध।
मूसिक वर्ष ये किताब का नाम है। मूसिक वर्ष किताब का नाम है, ये मिलाने को आता है। मूसिक वर्ष इसकी रचना अतुल ने की थी। इसकी रचना किसने की थी? अतुल ने की थी। और 11वीं शताब्दी में, 11वीं सेंचुरी में उत्तरी केरल, नॉर्थ केरल, 11वीं सेंचुरी में 11वीं सेंचुरी में नॉर्थ केरल के इतिहास के जो राजवंश था, 11वीं सेंचुरी में नॉर्थ केरल में जिस राजवंश ने शासन किया था उसका उल्लेख मूसिक वंश में अतुल ने किया है। ठीक है, मूसिक वंश की रचना अतुल ने की थी। अतुल ने इसमें 11वीं सेंचुरी में उत्तरी केरल के में जिन लोगों ने शासन किया उस राजवंश का उल्लेख हमें मिलता है, तो ध्यान रखिएगा ये। अब कल्लर द्वारा, कल्लर का नाम सभी लोगों ने सुना है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यूजीसी नेट में भी अक्सर कई बार आया है। राज तरंगिणी, कल्लर की रचना का क्या नाम है? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी इनकी रचना है। और कल्लर की राज तरंगिणी से कई बार महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में आपकी आती है। कल्लर की जो राज तरंगिणी है ये संस्कृत साहित्य, संस्कृत भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। अक्सर कई बार यूजीसी नेट, जेआरएफ में और सिविल सर्विस में भी आया है कल्लर की राज तरंगिणी के बारे में कौन सा जो है कथन गलत है या कौन सा सही है। ABCDE और BCCD ABCDE सब सही, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो कल्लर की राज तरंगिणी किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य में लिखी गई ऐतिहासिक घटनाओं, देखिए संस्कृत साहित्य में लिखी गई प्रथम ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित ग्रंथ है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है, लैंग्वेज में, और संस्कृत साहित्य में लिखी गई ऐतिहासिक प्रथम ऐतिहासिक रचना कल्लर की राज तरंगिणी को माना जाता है। और इसमें जो आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक, आदिकाल स्टार्टिंग से कहां तक है? 1100, एक ये भी स्टेटमेंट पूछा है, ये टाइम पीरियड भी दिया था। ठीक है, कभी कभी डेट भी दे देता है यूजीसी में, तो याद रखिएगा आदिकाल से 1151 ईस्वी तक के इतिहास, कश्मीर के इतिहास के बारे में कल्लर की राज तरंगिणी से हमें जानकारी प्राप्त होती है। और इसमें प्रत्येक जो शासक वर्ग थे कश्मीर के, उनका जो है उनसे संबंधित घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है। तो शासकों का क्रमबद्ध वर्णन, कश्मीर के शासकों का क्रॉनिकल डिस्क्रिप्शन हमें इसमें देखने को मिलता है। और बहुत सी इंफॉर्मेशन है राज तरंगिणी के संदर्भ में। पहली बार राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ क्या है हमने बताया था, जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे थे वहां ये सब उल्लेख किया था, क्वेश्चन आया भी था। राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ देखिए, नाम से ही राज तरंग, तरंग मीन्स लहर होती है। तरंग मीन्स क्या होती है? लहर होती है। तो राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजाओं का इतिहास, राजाओं का इतिहास, या जो है क्या है? तरंग, समय, तरंग का मतलब समय प्रवाह। ठीक है, समय प्रवाह। तो आज ये स्टेटमेंट में दे सकता है कि तरंग जो है राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ राजाओं का इतिहास, समय प्रवाह है। ठीक है, राज तरंगिणी में
कश्मीर को किस नाम से जाना जाता है? कश्यप मेरू। कश्यप मेरू के नाम से जाना जाता है। रात तरंगिणी में या स्टेटमेंट में भी आ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है कि किस रचना में कश्मीर को कश्यप मेरू के नाम से जाना जाता है, तो कल्लर की रात तरंगिणी में कश्मीर को कश्यप मेरू के नाम से जाना जाता है। ये कश्यप मेरू कौन थे? ब्रह्मा के पुत्र मरीचि के पुत्र थे। ब्रह्मा, ये कौन थे? ये ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, ऋषि मरीचि के पुत्र थे। उनके नाम पर इसको कश्यप मेरू के नाम से जाना जाता है। और इसमें आया है यूजीसी में, स्टेटमेंट वाले में, कितने तरंग हैं? 8। अर्थात कल्लर की रात तरंगिणी में 8 अध्याय हैं। और इसमें कितने श्लोक हैं? ये संस्कृत भाषा में कल्लर की लिखी गई है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है किस भाषा में। और इसमें श्लोक 7826। इसमें श्लोक कितने हैं? 7826। तो ये क्या है? श्लोक हैं। और 8 अध्याय है, 8 अध्याय है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कल्लर की रात तरंगिणी 8 अध्याय में विभाजित है। 7826 श्लोक का उल्लेख हमें यहां देखने को मिलता है। अब कल्लर की रात तरंगिणी के एम्स क्या है? उद्देश्य, एम। तो कल्लर की रात तरंगिणी के 3 उद्देश्य हैं। कल्लर की रात तरंगिणी के क्या उद्देश्य हैं? 3 उद्देश्य है। पुराने राजवंशों की जानकारी देना, ओल्ड डायनेस्टी। पहला क्या है? ओल्ड डायनेस्टी, ठीक है, के बारे में जानकारी देना। पुराने राजवंश, जो पुराना डायनेस्टी था, उसके बारे में जानकारी देना, ताकि लोगों को पता चल सके कि कश्मीर में कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया था। दूसरा क्या है? इंटरटेनमेंट। दूसरा क्या है? इंटरटेनमेंट। याद है ना? और आपको क्या करना है? डेडिकेशन। अगर आपके को अपना सपना पूरा करना है और उसमें आप डेडिकेटेड जब तक नहीं होंगे, जब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। डेडिकेशन में ही सारी चीजें, मेहनत, टाइम मैनेजमेंट, ये सब आ जाएगी। तो इंटरटेनमेंट करना, पाठकों का इंटरटेनमेंट भी हो, अर्थात जब लोग उसे पढ़े तो उसमें इंटरेस्ट पैदा हो। तो उद्देश्य एक ओल्ड डायनेस्टी और इंटरटेनमेंट। और तीसरा उद्देश्य क्या है? पास्ट, अतीत से शिक्षा लेना। पास्ट या अतीत से क्या लेना? शिक्षा लेना। इतिहास का अध्ययन हमें अतीत से शिक्षा प्रदान करता है, इसीलिए इसे ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। और इंटरटेनमेंट, इतिहास हमें इंटरटेनमेंट भी कर रहा है और ओल्ड डायनेस्टी की जानकारी भी दे रहा। 3 उद्देश्य कल्लर की रात तरंगिणी, कभी भी पूछा जा सकता है ये। अब ए.एल. बासम, अभी हमने ए.एल. बासम का नाम लिया था ना, वो तो इनकी वजह से ले लिया था, इन्होंने पूछा था। और ये जो ए.एल. बासम हैं, ये कौन है? इतिहासकार हैं। हमने बताया कि इन्होंने इंडियन कल्चर पर किताब लिखी है और भी बहुत, आर्किटेक्चर पर इन्होंने बहुत काम किया है। मुगल कालीन आर्किटेक्चर पर ए.एल. बासम का काम है। और ए.एल. बासम ने रात तरंगिणी पर अपनी टिप्पणी, स्टेटमेंट, कमेंट दिया है। इनका कमेंट क्या है? ए.एल. बासम का, रात तरंगिणी जो है, रात तरंगिणी तथ्यों से कम नैतिकता से अधिक संबंधित है। रात तरंगिणी जो ग्रंथ है वह तथ्यों से, फैक्ट से क्या है? फैक्ट से क्या है? ये कम है। और नैतिकता में अधिक है। नैतिकता में, मोरालिटी में ये अधिक है। ये अक्सर ये कथन आता है, ये पूछ सकता है रात तरंगिणी पे, तो याद रखिएगा ये कथन ए.एल. बासम का है। रात तरंगिणी तथ्यों में कम, नैतिकता में अधिक है, यह कथन ए.एल. बासम का है।
फैक्ट और मोरलिटी। और इसके साथ साथ जो राजतंत्री भारतीय इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु है, राजतंत्री क्या है? भारतीय इतिहास लेखन का, भारतीय इतिहास लेखन, इंडियन हिस्ट्री राइटिंग का क्या है? प्रस्थान बिंदु, प्रस्थान बिंदु भी है। राजतंत्री क्या है? भारतीय इतिहास लेखन, इंडियन हिस्ट्री राइटिंग का प्रस्थान बिंदु भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इस पुस्तक में कुल कितने अध्याय थे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको ऐसे हम लोग 8 पार्ट में बांट लेंगे। अब जो पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय है, इसमें क्या उल्लेख है? मौखिक परंपरा का, ओरल ट्रेडिशन का उल्लेख है। कश्मीर के पीढ़ी दर पीढ़ी के इतिहास की जानकारी ओरल परंपरा से पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में होती है। 8 अध्याय हैं, उस पहला, दूसरा, तीसरा, पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में ओरल ट्रेडिशन के बारे में, मौखिक परंपरा के द्वारा इतिहास की जानकारी हमें पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा के द्वारा इतिहास की जानकारी पहले, दूसरे, तीसरे। अब चौथा, पांचवा, छठा बचा, और फिर 7वां, 8वां। तो चौथा, पांचवा, छठा क्या है? इसमें किस चीज की जानकारी होती है? ठीक है, ये जो चौथा, पांचवा, छठा है, इति वित्तात्मक है, वित्तात्मक। ठीक है, चौथा, पांचवा, छठा अध्याय में इति वित्तात्मक है, अर्थात इतिहास का वर्णन हमें मिलता है, ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख 4, 5, 6 में मिलता है। इसमें तो ओरल ट्रेडिशन का उल्लेख है, और इसमें इति वित्तात्मक है, इतिहास का वर्णन है। अब समस्या हो रही होगी कि इतिहास क्या है, तो उसके लिए हम लोग पहले क्लासेस में इतिहास क्या है, आग इतिहास क्या है, प्रागैतिहासिक इतिहास क्या है, ये सब की चर्चा कर चुके हैं। तो उसकी अलग से उसमें आपको वीडियो दिखेगी, आप देखिएगा। तो इति वित्तात्मक जो है 4, 5, 6 में इति वित्तात्मक का उल्लेख है। और 7, 8 में क्या है? 7, 8 जो है, इसमें कल्हड़ की व्यक्तिगत जानकारी और ग्रंथ अवलोकन पर आधारित है। कल्हड़ की व्यक्तिगत जानकारी पर 7वां, 8वां जो अध्याय है, वो कल्हड़ की व्यक्तिगत जानकारी और जो ग्रंथ टेक्स्ट का अवलोकन कल्हड़ ने किया, उस पर आधारित है। ठीक है, उस पर आधारित है। तो 8 अध्याय में किन किन चीजों का उल्लेख है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कैसे आपको ये करना है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि पहले के 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। एक तो ये हो गया जो कश्मीर का प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, इसकी जानकारी पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में मिलती है। ठीक है, पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में कश्मीर के प्राचीन इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। और उसके साथ साथ जो चौथा, पांचवा, छठा अध्याय है, चौथा, पांचवा, छठा अध्याय है, उसमें हमें कारकोट और उत्पल वंश, कारकोट और अक्षर आया हुआ है, ये सब आया हुआ है, कारकोट और उत्पल वंश। कारकोट और उत्पल डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन हमें 4, 5, 6 चैप्टर से मिलती है। और अब 7वां, 8वां, तो कश्मीर का सबसे महत्वपूर्ण वंश कौन सा था? कश्मीर का लोहार डायनेस्टी। लोहार डायनेस्टी कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण डायनेस्टी के रूप में
जाना जाता है लोहार वंश, लोहार डायनेस्टी। तो लोहार डायनेस्टी का उल्लेख 7वें और 8वें अध्याय में मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसके 8 अध्याय हैं। पहला, दूसरा, तीसरा मौखिक परंपराओं से संबंधित है। चौथा, पांचवा, छठा इतिवृत्तात्मक है। ये कथन वाले में भी आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है। इतिवृत्तात्मक 7वां 8वां में कल्हड़ के जीवन के बारे में और कल्हड़ के ने ग्रंथ का जो अवलोकन किया उसका उल्लेख मिलता है। अब फिर आगे 1, 2, 3 में हमें प्राचीन कश्मीर के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी। चौथे, पांचवें, छठे चैप्टर में कारकोट और उत्पल डायनेस्टी, और 7वें 8वें में लोहार डायनेस्टी का उल्लेख मिलता है। तो डायरेक्ट भी पूछ सकता है, स्टेटमेंट में भी दे सकता है। ध्यान रखिएगा, ये चार्ट को ध्यान रखिएगा। अब कुछ और बातें। अच्छा, रात तिंडी में तो तिथि क्रम तो दिया गया है, लेकिन फिर भी कहा जाता है इसमें तिथि क्रम का क्या है? अभाव। तिथि क्रम का क्या है? तिथि क्रम है लेकिन अभाव माना जाता है। तिथि का उल्लेख है, तिथियों का उल्लेख है, लेकिन तिथि क्रम सीक्वेंस बहुत कम पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। और इसलिए ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण में जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, हिस्टोरिकल जो इवेंट हैं, उनका जो कंसिक्वेंस है, उसमें हमें क्या देखने को मिलती है? मिस्टेक। क्या देखने को मिलता है? मिस्टेक, त्रुटि देखने को मिलती है। ये कथन वाले में, स्टेटमेंट वाले में आ सकता है कि तिथि का तो उल्लेख है लेकिन तिथि क्रम का अभाव देखने को मिलता है। इसलिए ऐतिहासिक घटनाओं के विवरण में हमें त्रुटि देखने को मिलती है। कथन कारण में भी आ सकता है, तो दोनों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब लगभग टाइम हो गया है। 12:20 से ही है ना?